हेलो स्वागत है आपका आपके इस चैनल पे जहाँ पे हम लोग एनटीपीसी का मॉक टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें आज 8वां मॉक टेस्ट है। तो आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ये क्लास आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा अगर आप आरआरबी एनटीपीसी या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम देने वाले हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कल फिर जंग का आगाज़ होगा, हार हो या फिर जीत जो कुछ भी हो आपके पास होगा। यानी अगर आप एक बार असफल हो जाते हैं तो अपना मेहनत करना छोड़ मत दीजिएगा, लगे रहिएगा, कभी ना कभी तो सफल होइएगा ही। यानी कर्म का फल मिलता ही है। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता है। पहला क्वेश्चन है, एक तकनीक है जो कंप्यूटर और अन्य डिवाइस को वायरलेस सिग्नल के माध्यम से संचार करने की अनुमति देता है। यानी कौन सा तकनीक है जिसके माध्यम से बिना वायर के यूज किए हम लोग संचार कर सकते हैं। पहला है वाईफाई, दूसरा है वायरल और तीसरा है जिप और चौथा है वायर्ड एक्विलेंट प्राइवेसी। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप यूज करते होंगे वाईफाई का, तो इसका आंसर हो जाएगा वाईफाई। ठीक है। इसके अलावा आप लोग जान लीजिएगा जो ब्लूटूथ होता है, ब्लूटूथ जो होता है, इसका आविष्कार कब हुआ था? इसका आविष्कार हुआ था 1994 ईस्वी को। तो ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है। और जो टीवी रिमोट होता है वो इंफ्रारेड का यूज़ करता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जो टीवी होता है वो इंफ्रारेड का इस्तेमाल करता है। ठीक है। और जो सिग्नल होता है वो एनालॉग में ट्रेवल करता है। एनालॉग में यानी तार में, एनालॉग में ट्रेवल करता है, तार में। और जो कंप्यूटर समझता है वो क्या होता है? वो होता है डिजिटल क्या होता है? कंप्यूटर समझता है और ट्रेवल होता है किसमें? एनालॉग में। इसीलिए हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में मॉडेम का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टीम में कबड्डी मैच में एक समय में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? देखिए, जो कबड्डी मैच होता है उसमें एक टीम में कितना खिलाड़ी खेलता है? तो एक बार में खेलता है 7 आदमी। ठीक है। 7 खिलाड़ी खेलता है एक टीम में। 7-7 2 टीम होता है तो 7-7 खिलाड़ी खेलता है। ये आपको पता होगा, और पता नहीं होगा तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा आप इसमें याद रखिए कि अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ का स्थापना कब हुआ था? महासंघ अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ का स्थापना कब हुआ था? 2004 ईस्वी में। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी संघ का स्थापना हुआ था कब? 2004 में। और कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता है कि उन वेबसाइटों के डिजाइन को संदर्भित करता है जो इंटरनेट पर प्रदर्शित होती है। यानी जो इंटरनेट पर जो प्रदर्शित होता है जो वेबसाइट, उसका डिज़ाइन को क्या कहा जाता है? तो उसको ये आप सरल है, वेब डिज़ाइन। वेब यानी इंटरनेट। इंटरनेट पर जो डिज़ाइन होता है उसको वेब डिज़ाइन कहते हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आप अपना स्कोर बताइएगा, अभी गिनते जाइए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिख धर्म के छठे गुरु हैं? तो आपको पता होगा कि सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक जी। ठीक है। कौन थे? गुरु नानक जी। क्या थे? गुरु नानक जी कौन थे? सिख धर्म के पहले गुरु थे। ठीक है। गुरु नानक जी कौन थे? सिख धर्म के पहले गुरु थे। और जो गुरु नानक जी थे, ये क्या चीज़? लंगर, जिसमें खाना मिलता है, लंगर व्यवस्था कौन? गुरु नानक जी शुरू किए थे। ठीक है। इसके बाद आए थे गुरु नानक जी के बाद आए थे अंगद आए थे। इनके बाद ये कौन है? गुरु अंगद कौन है? ये सेकंड। और ये गुरु अंगद क्या किए थे? ये आप कमेंट कीजिएगा, इनको किस लिए पॉपुलर माना जाता है? क्योंकि ये गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किए थे। ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। गुरु नानक, उसके बाद गुरु अंगद होता है, फिर अमरदास होता है, फिर रामदास आते हैं, उसके बाद अर्जुन देव आते हैं। अर्जुन देव जो गोल्डन टेम्पल का स्थापना किए थे। ठीक है। ये है अर्जुन देव। और जो अर्जुन देव है, इनको जहांगीर द्वारा मार दिया गया था। ठीक है। इसके बाद हरगोविंद, हरराय, हरकिशन आते हैं। ठीक है। यानी हरगोविंद छठा हुआ, हरराय सातवां, और 8वां कौन आते हैं? हरकिशन। ठीक है। और 9वां आते हैं कौन? गुरु तेग बहादुर। और 10वां आते हैं गुरु गोविंद सिंह, जो 10वें गुरु थे सिख के, और जिन्होंने क्या बोलते हैं,
जो 10वें गुरु थे कौन, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और जो ये गुरु तेग बहादुर हैं ये भी याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गुरु तेग बहादुर जो 9वें गुरु थे, जो कौन थे, 9वें गुरु थे। इनको मारा कौन मारा था इनको, औरंगजेब जानते हैं, मुगल वंश का अंतिम जो प्रमुख अंतिम शासक था वो था औरंगजेब, जिसने इनको मारा था। ठीक है, औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, यहाँ पे दो याद रखिएगा, एक औरंगजेब ने हत्या की थी किसकी, तेज बहादुर की, और जो जहांगीर था वो किसका हत्या किए थे, गुरु अर्जुन देव जो 5वें सिख गुरु थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गुरु हरगोविंद। ठीक है, हरगोविंद कौन थे, ये 6ठे गुरु थे, यानी अर्जुन देव के बाद वाले गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एडॉप्ट इन आंगनबाड़ी कार्यक्रम शुरू किया गया। ठीक है, ऑप्शन ए में गुजरात, ऑप्शन बी में राजस्थान, ऑप्शन सी में है केरल, ऑप्शन डी में है मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी में ये एडॉप्ट इन आंगनबाड़ी कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसमें आंगनबाड़ी को सुदृढ़ करने के लिए और जगह जगह पे आंगनबाड़ी बनवाने का लक्ष्य है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है आपके स्क्रीन पे कि बारालाचला दर्रा के विपरीत दिशा में चंद्रा और भागा की दो धाराएं निम्नलिखित में से किस नदी का निर्माण करती है। तो आपको पता होगा कि चंद्रा और भागा दोनों नदी मिलकर क्या बोलती है, चिनाब नदी का निर्माण करती है। कौन नदी, चिनाब नदी। आप जानते हैं सिंधु नदी की सहायक नदी कौन है, चिनाब नदी। ठीक है, तो जो चिनाब नदी कैसे बनती है, चंद्रा और भागा जो धाराओं से मिलकर बनती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चिनाब नदी। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखिएगा कि चिनाब नदी में सबसे बड़ा मतलब सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। क्या, ऊंचा पुल। ठीक है, सबसे ऊंचा पुल कहाँ पे, चिनाब नदी में है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चिनाब नदी के कुछ और बांध याद रखिएगा। ठीक है, क्या है, पाकल दुल बांध, ये कहाँ का है, चिनाब नदी का। इसके अलावा कौन बांध है, सलाल बांध कहाँ का है, चिनाब का। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, पाकल दुल, सलाल, फिर दुलहस्ती भी होता है और बगलिहार भी यहीं का है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, ये बोखरचू से निकलती है। कहाँ से, बोखरचू से निकलती है। बोखरचू से कौन नदी निकलती है, सिंधु नदी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आते हैं यहाँ पे झेलम नदी कहाँ निकलती है, बेरीनाग से निकलती है, जो कहाँ पे है, पीर पंजाल रेंज। जो पीर पंजाल रेंज है वहाँ पे क्या है, बेरीनाग। ठीक है, पीर पंजाल रेंज है वहाँ के बेरीनाग से झेलम निकलती है। और जो ये रावी नदी है ये कहाँ से निकलती है, कुल्लू घाटी से। कुल्लू यानी रोहतांग दर्रा जो आप नाम सुने होंगे, कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश। यहाँ से निकलती है क्या चीज़, रावी नदी। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 चेनाब नदी, जो चंद्रा और भागा से मिलकर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में बाल, नाखून और त्वचा के ऊपरी परत बनाने वाला प्रमुख पदार्थ कौन सा है। तो कौन सा पदार्थ का यूज करके मानव का शरीर में बाल, नाखून और त्वचा का निर्माण किया जाता है। ठीक है, मतलब यूज होता है हम लोग का बॉडी में बाल, नाखून और त्वचा को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में है लेमिनिन, बी में है कोलेजन और सी में है केराटिन। तो केराटिन हो जाएगा इसका आंसर। केराटिन का यूज होता है किसमें, हम लोग का बाल, नाखून और त्वचा का ऊपरी परत बनाने में। ठीक है, इसके अलावा आप याद रखिएगा यहाँ पे लेमिनिन क्या होता है, ये चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, ये चिपचिपा पदार्थ होता है जो हम लोग का कोशिका और इंट्रासेल्युलर यानी ईसीएम यानी इलेक्ट्रोसेलुलर मटेरियल को ये क्या करता है, कनेक्ट करता है। किसको, जो चिपचिपा पदार्थ होता है लेमिनिन, ये जो सेल होता है यानी कोशिका होता है, और किसको, ईसीएम यानी इलेक्ट्रोसेलुलर मटेरियल का इलेक्ट्रोसेलुलर मैट्रिक्स को ये कनेक्ट करता है, ये चिपचिपा पदार्थ लेमिनिन। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। और जो ये फाइब्रिनोजन होता है, फाइब्रोनेक्टिन होता है, ये किसका काम करता है, जो फाइब्रोनेक्टिन होता है ये काम करता है घाव को भरने में काम करता है। अगर कहीं लग गया तो घाव को भरने में फाइब्रोनेक्टिन काम करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 केराटिन, जो बाल, त्वचा और नाखून को के ऊपरी परत मतलब नाखून को बनाने में इसका काम होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीमेल अकाउंट में डिलीट किया गया मेल किस फोल्डर में जाता है। आप जीमेल अकाउंट में कुछ फाइल को अगर डिलीट करेंगे तो वो कहाँ पे जाता है, आपका ट्रेस में जाता है। और डिफ़ॉल्ट रूप से कितना टाइम के लिए जाता है, 1 दिन के लिए जाता है डिफ़ॉल्ट रूप से।
ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। तो आप ईमेल में कुछ डिलीट करेंगे तो वो कहाँ पे जाता है, ट्रेस में। स्पैम तो जान पे करते हैं, जो आपका अनवांटेड मैसेज होता है उसको स्पैम, वो स्पैम में जाता है, स्पैम में आता है। जो आपके लिए अच्छा मैसेज ना हो वो स्पैम में जाता है, ठीक है। जो फ्रॉड टाइप का मैसेज हो वो कहाँ पे होता है, स्पैम में। और अगर आप ईमेल से लॉग आउट मार देते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर आप ईमेल से लॉग आउट मार देते हैं तो जो ट्रेस होता है ये अपने आप हट जाता है, यानी आपका जो डिलीटेड फाइल है वो अपने आप हट जाएगा। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवों के शिलालेखों में अनेक स्थानीय सभाओं का उल्लेख है, इनमें भी शामिल था जो ब्राह्मण भूमि स्वामियों की एक सभा थी। तो देखिए क्वेश्चन पूछा है कि जो ब्राह्मण भूमि स्वामी जो थे, यानी जो जमींदार थे, उनका जो सभा था उसको क्या कहा जाता था। कब, पल्लव, मतलब पल्लव शिलालेख में वो मिला है कि उन सभाओं को क्या कहा जाता था, ठीक है। तो ऑप्शन ए में है नौकायन, ऑप्शन बी में है सभा, ऑप्शन सी में है परिषद और ऑप्शन डी में है भ्रमण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सभा ही कहा जाता था। जो ब्राह्मण भूमि स्वामी, जो ब्राह्मण भूमि का स्वामी थे उनके सभा को क्या कहा जाता था, सभा ही कहा जाता था। इसके अलावा आप याद रखिए क्या, नौकायान, नौकायान क्या था, जो नौका चलाते थे आदमी उनके सभा को, उनके समूह को नौकायान कहा जाता था, ठीक है। और जो नगरम था, इसके अलावा याद रखिएगा नगरम, नगरम क्या था, जो व्यापारी था, जो व्यापारी था, व्यापारी उनकी सभा को क्या कहा जाता, नगरम कहा जाता था, ठीक है। तो व्यापारियों की सभा को कहा जाता था क्या, नगरम। और इसके अलावा याद रखिएगा उर क्या होता है, उर था क्या, किसान का सभा। ये भी एग्जाम में पूछता है कि उर क्या था, किसानों का सभा को क्या कहा जाता था, उर। नगरम किसको कहा जाता था, व्यापारियों का सभा। और ब्राह्मण भूमि स्वामियों का सभा को क्या कहा जाता था, सभा ही कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो प्रतिरोध प्रत्येक 20 ओम के समांतर में जुड़ी हुई है और यह वियोजन 40 वोल्ट आपूर्ति से जुड़ा है, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता ज्ञात कीजिए। मान लीजिए यहाँ पे बैटरी है, ठीक है, जो कितना है, 40 वोल्ट का है, और बैटरी को कनेक्ट किया गया किससे, प्रतिरोधक से कनेक्ट किया गया है। एक प्रतिरोधक, ये क्या है, दूसरा प्रतिरोधक, ये क्या है, तीसरा प्रतिरोधक। मान लेते हैं ये क्या है, तीसरा प्रतिरोधक। 3 गो प्रतिरोधक है, ठीक है। और तीनों प्रतिरोधक से जोड़ा गया है किसको, जो 40 वोल्ट है वो। और ये प्रतिरोध कितना है, 20 ओम का प्रतिरोधक है। तो आपको यह याद रखिएगा कि अगर प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो वोल्टता में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 40 वोल्ट ही रहेगा प्रत्येक प्रतिरोधक में, ठीक है। और जो मान लीजिए अगर समांतर, अगर मान लीजिए 40 वोल्ट का जो करंट था, जो 40 वोल्ट का, उसको अगर समांतर प्रतिरोध में जोड़ा जाता, समांतर बोल रहे हैं, श्रेणीगत प्रतिरोध में जोड़ा जाता, तो इसमें अगर वोल्टता चेंज होती प्रत्येक प्रतिरोधक में, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि इसमें चेंज नहीं होगा, समांतर प्रतिरोधक में और श्रेणी प्रतिरोधकता में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव का प्रावधान के संविधान से अपनाया गया है। जो भारत का संविधान है इसमें जो राज्यसभा का सदस्यों का जो चुनाव होता है ये कहाँ से लिया गया है। तो ऑप्शन ए में है जर्मनी। तो आपको पता होगा जर्मनी से क्या लिया गया है, आपातकाल। आपातकाल कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, राज्यसभा के जो सदस्य होंगे, जो राज्यसभा के सदस्य होंगे उनका चुनाव कैसे होगा, वो कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके से क्या लिया गया है, यहाँ से लिया गया है एकल नागरिकता, ठीक है, एकल नागरिकता लिया गया है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है यूनाइटेड किंगडम यानी यूके से। और लिया गया है किसमें, इसमें यूनाइटेड किंगडम यानी यूके यानी ब्रिटेन से, और बहुत कुछ लिया गया है यहाँ से। एक एकल नागरिकता याद रखिएगा, और भी जैसे कैबिनेट व्यवस्था भी यहीं से लिया गया है, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा आप याद रखिएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसको डीपीएसपी बोला जाता है, डीपीएसपी बोला जाता है, ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड से लिया गया क्या, डीपीएसपी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पाल राजवंश के 9वें और 12वीं शताब्दी के बीच पाटलिपुत्र से पूर्वी भारत पर शासन किया, ठीक है। पाल वंश की राजधानी क्या थी,
तो आपको पूछा है कि 9वीं और 12वीं शताब्दी के बीच में जो पाल वंश जो उत्तर भारत का जो वंश था, पाल वंश था जो उत्तर भारत का वंश था, जिसके संस्थापक कौन थे? पाल वंश का संस्थापक कौन थे? गोपाल। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। क्या? गोपाल जो थे ये पाल वंश के संस्थापक थे। और अंतिम शासक कौन थे? मदन पाल। ठीक है, मदन पाल क्या थे? लास्ट वाले। और सबसे पहले वाले कौन थे? गोपाल। ये आप याद रखिएगा। और पाल वंश के और एक राजा कौन थे? धर्मपाल। कौन थे? धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल वो राजा थे जो कौन? विक्रमशिला, इसको ध्यान रखिएगा, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाए थे। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कौन करवाए थे? धर्मपाल, जो पाल वंश के ही राजा थे। ठीक है, और जो नालंदा विश्वविद्यालय था उनका उसको पहले तो उसका निर्माण हो गया था, लेकिन उसमें कुछ और डेवलपिंग काम करना था, कुछ टूटा फूटा था, उसको सही करवाए थे कौन? धर्मपाल। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मुंगेर। उस टाइम राजधानी क्या थी? मुंगेर। और जो वैशाली है इसको भी याद रखिएगा, जो वैशाली है ये प्रथम गणतंत्र राज्य था, यानी यहाँ पे सबसे पहले गणतंत्र आया था। ठीक है, यानी सबसे पहला गणराज्य था कौन? वैशाली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभी प्रकार की इमारतें मंदिर वास्तुकला की प्रमुख उपविभाग है, शैली का एक। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। क्वेश्चन है कि जो वल्लभी प्रकार की इमारतें हैं, ठीक है, वो किस मंदिर वास्तुकला का एक भाग है। ठीक है, ऑप्शन ए में है द्रविड़, ऑप्शन बी में है विजयनगर, ऑप्शन सी में है होयसल और ऑप्शन डी में है नागर। तो आपको पता होगा कि नागर शैली कहाँ पे? उत्तर भारत में कौन सा शैली चलता है? नागर शैली। द्रविड़ शैली कहाँ पे चलता है? ये दक्षिण भारत में चलता है। दक्षिण भारत में क्या चलता है? द्रविड़ शैली। और जो इसके अलावा होता है क्या? बेसर शैली, जो मध्य भारत में चलता है। मंदिर शैली कौन है? बेसर शैली, जो मध्य भारत में चलता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो जो ये वल्लभी प्रकार का जो इमारत शैली है, जो जिसमें मंदिर बनाया जाता था, वल्लभी शैली, ये किससे संबंधित है? ये नागर शैली का ही एक शैली है, एक उप शैली है नागर शैली का ही। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक आयताकार टाइप का होता है और यहाँ पे एक गुंबद जैसा बना होता है, उसको क्या होता है? वल्लभी प्रकार का शैली। तो नागर शैली का ही एक उप शैली है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा आप याद रखिएगा कि जो द्रविड़ शैली होता है, इसमें द्रविड़ शैली होता है, उसमें गोपुरम क्या होता है? गोपुरम क्या होता है? द्रविड़ शैली में गोपुरम क्या होता है? गोपुरम होता है प्रवेश द्वार, जो प्रवेश द्वार होता है वो गोपुरम होता है। जो द्रविड़ शैली का मंदिर होता है उसमें जो द्वार होता है, यानी पूजा आदमियों का जो पूजा करने वाले होते हैं उनका जो प्रवेश द्वार होता है उसको गोपुरम कहा जाता है। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो नागर शैली है, नागर शैली नहीं, इसके अलावा आप क्या याद रखिए? क्या? बेसर शैली। बेसर शैली को क्या जाता है? संकर शैली भी कहा जाता है। किसको? बेसर शैली को। संकर शैली कहा जाता है किसको? बेसर शैली को। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बेसर शैली को क्या कहा जाता है? संकर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च अधिकार वाले देश के रूप में वर्णित करता है? पहला है संप्रभुता, दूसरा है लोकतांत्रिक, तीसरा है समाजवादी और चौथा है धर्मनिरपेक्ष। तो आपको पता होगा कि संप्रभुता का मतलब ही यही होता है कि राजनीतिक स्वतंत्रता हो और सर्वोच्च अधिकार वाला हो। ठीक है, राजनीतिक पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च अधिकार, याद रखिएगा, संप्रभुता का मतलब ही है। तो इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 संप्रभुता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आप ये भी याद रख सकते हैं कि जो 42वां संविधान संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन था, ठीक है, इसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता को संविधान में ऐड किया गया था। किसको? संविधान की प्रस्तावना में ऐड किया गया था। संविधान की प्रस्तावना में शामिल कर दिया गया था। किसको? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को। कब? 42वां संविधान संशोधन में। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी? जो बॉम्बे उच्च न्यायालय है उसका अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में कौन शपथ लिया था? कब? 2023 में। ठीक है, नवंबर 2023 में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोमशेखर ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सोमशेखर सुंदरेशन। ठीक है, सोमशेखर सुंदरेशन जो है
ये बॉम्बे उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। कब? नवंबर 2023 में। ठीक है, ये थोड़ा पुराना करंट अफेयर्स है, लेकिन इसको भी आप याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर क्या थी? जो 2011 का जनगणना था, इसमें आपको पता होगा कि जो 2011 का जनगणना था, इसमें टोटल साक्षरता दर कितना था? 74.04% क्या था? टोटल साक्षरता दर था। ठीक है, जिसमें मेल साक्षरता दर कितना था? 82.14% क्या था? मेल साक्षरता दर था। ठीक है, और जो फीमेल साक्षरता दर था वो क्या था? वो था 65.46% क्या था? फीमेल साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है राइजोबियम जीवाणु प्रायः चूने, मटर, मूंगफली, बीन और अन्य फलियों की जड़ों में पाया जाता है। जीवाणु का पौधे से संबंध क्या कहलाता है? जो राइजोबियम जीवाणु होता है, ये किसमें? फलीदार पौधा यानी चना, मटर, इस सब में पाया जाता है, उनके जड़ों में। ये जो राइजोबियम जीवाणु होता है, ये क्या? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। क्या? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। कौन? यही राइजोबियम, यानी ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को कहाँ पे मिट्टी में मिला देता है, जिससे मिट्टी का जो उर्वरकता शक्ति होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सहजीवी संबंध। यानी जो राइजोबियम होता है वो पेड़ के लिए उपयोगी होता है, और पेड़ जो पौधा होता है उसके लिए उपयोगी होता है। कौन सी? राइजोबियम, ताकि राइजोबियम वहाँ नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, और पेड़ जो होते हैं वो राइजोबियम जो जीवाणु होते हैं इनको खाना देते हैं। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के पे डिपेंड है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा कौन? सहजीवी। इसके अलावा आप देखिएगा परजीवी क्या होता है? परजीवी होता है कि कोई दूसरा पे खाली डिपेंड रहता है। ठीक है, जैसे अमरबेल का नाम सुने होंगे, जो दूसरा पे डिपेंड रहता है, खाली दूसरा से खाना खाता है, उसको परजीवी। परपोषी क्या होता है? परपोषी होता है जो दूसरा को खिलाता है। जैसे अमरबेल को जो पेड़ खिलाएगा वो क्या होता है? परपोषी, दूसरा को पोषता है। कीटहारी क्या होता है? जो कीटों को खाता है। तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह शब्द चुनिए जो समूह के अन्य शब्दों से कम सुमेलित हो। तो ऑप्शन ए में है देवदार। आपको पता होगा क्या देवदार क्या होता है? वृक्ष होता है। देवदार क्या है? एक प्रकार का वृक्ष जो कहाँ पे पाया जाता है? जो हिमालयन क्षेत्र में पाया जाता है। कौन? देवदार का वृक्ष। ठीक है, ऑप्शन बी में है पूंछ, ऑप्शन सी में है सूंड और ऑप्शन डी में है पंख। ये सब क्या है? पूंछ, सूंड और पंख ये सेम टाइप के हैं, क्योंकि ये जानवर के अंग हैं। ठीक है, और देवदार क्या होता है? वृक्ष होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1986 में स्वर्ण मंदिर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाना पड़ा था। उस ऑपरेशन का नाम क्या था? आपको पता होगा कि 1986 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर चला था। क्या चला था? ऑपरेशन ब्लैक थंडर चला था। स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लैक थंडर चला था। कब? 1986 में। और खालिस्तानी नाम सुने होंगे, वही संबंधित थे इससे, ऑपरेशन ब्लैक थंडर से। इसके अलावा आप याद रखिए कि जो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है उसका निर्माण कौन करवाए थे? गुरु अर्जुन देव। कौन? अर्जुन देव। ठीक है, अर्जुन देव स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाए थे, जो सिख के 5वें गुरु थे। ठीक है, और ये अर्जुन देव की हत्या किया था, जहांगीर द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा ऑपरेशन लाइटनिंग थंडर, इसको भी याद रखिएगा। ऑपरेशन लाइटनिंग थंडर जो है ये यूएसए और युगांडा में चलाया गया था। कहाँ पे? युगांडा में। यूएसए और युगांडा में चलाया गया था। कब? 2008 ईस्वी में। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को ब्रिटिश अधिकारियों ने दिल्ली में से गिरफ्तार किया था। जो बहादुर शाह जफर हैं और उनके बेटे को ब्रिटिश अधिकारी कहाँ से गिरफ्तार किए थे? ऑप्शन ए में है हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन बी में है सफदरगंज का मकबरा, ऑप्शन सी में है जामा मस्जिद, ऑप्शन डी में है लाल किला। तो आपको याद होगा कि हुमायूं का मकबरा कौन बनाया था? हुमायूं का मकबरा कौन बनाया था? गुलबदन बानो बेगम ने बनाया था। ठीक है, गुलबदन
गुलबदन बानो बेगम ने बनाया था। कौन? हुमायूं का मकबरा बनाया था। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। जो सिकंदरगंज है, जो सिकंदरगंज का मकबरा है, ये किसका मकबरा है? ये मोहम्मद शाह का, जो मोहम्मद शाह का सेनापति था उसका मकबरा है। कौन? सिकंदरगंज का मकबरा। ठीक है, इसके अलावा आप याद रखिएगा जो लाल किला है, लाल किला कौन बनाया था? शाहजहां। शाहजहां, जो ताजमहल बनाए थे शाहजहां, वही बनाए थे क्या? लाल किला को भी। तो जो ब्रिटिश थे वो बहादुर शाह जफर को कहाँ से गिरफ्तार किए थे? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हुमायूं का मकबरा से। वो हुमायूं का मकबरा में थे, उस टाइम वहाँ से गिरफ्तार किए थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी तरह की पहली ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील को भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर से। ये एक एक्सप्रेस है, ठीक है, जिसको वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया है। ठीक है, वहाँ के जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं वो रवाना किए थे इसको, तो इसको ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर होगा ज्ञानोदय एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में अपने लक्ष्य के रूप में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी? तो आपको पता होगा कि जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 ईस्वी में। ठीक है, इसमें जो 19 दिसंबर का तारीख था, 19 दिसंबर 1929, ठीक है, उसमें क्या थी? स्वराज की मांग किया गया था। किसका? पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी थे क्या? इसके लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इससे पहले भी स्वराज की मांग की गई थी, जो कोलकाता अधिवेशन में किया गया था। कब? 1906 ईस्वी में। इसको भी याद रखिएगा, 1906 ईस्वी में जब दादा भाई नौरोजी कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष किए थे उस टाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाखापट्टनम और सुसंरक्षित बंदरगाह है स्थलरुद्ध। अच्छा, ये भी क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग में गलत हुआ है कि जो विशाखापट्टनम है वो किस प्रकार का बंदरगाह है। ठीक है, जो विशाखापट्टनम है वो किस प्रकार का बंदरगाह है, यानी तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सबसे गहरा बंदरगाह क्या है? विशाखापट्टनम जो है। स्थलरुद्ध सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? विशाखापट्टनम। इसको आप ध्यान रखिएगा कि स्थलरुद्ध यानी स्थल से जुड़ा हुआ सबसे गहरा बंदरगाह क्या है? विशाखापट्टनम। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एमी पुरस्कार 2023 जीता? तो एमी पुरस्कार कौन क्षेत्र में दिया जाता है? एमी पुरस्कार दिया जाता है किसके? कॉमेडी के क्षेत्र में। ठीक है, कॉमेडी करता है उसको दिया जाता है कौन सी? एमी पुरस्कार। तो एमी पुरस्कार 2023 ये इनको दिया गया, ये वीरदास को दिया गया था। कब? 2023 में एमी पुरस्कार। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरझाना सूखना से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पनपना से संबंधित है। मतलब मुरझाना यानी सूखना यानी पनपना यानी क्या होगा? फूलना, फलना, फूलना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि पनपना यानी फलना फूलना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर इमेज फॉर्मेटिंग में पीएनजी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। इसको आप ध्यान रखिएगा, पीएनजी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा TIFF। ठीक है, TIF का क्या होता है फुल फॉर्म? इसका होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। ठीक है, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा आप याद रखिएगा क्या चीज़? PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, JPEG जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, वो भी आप याद रखिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 के किस भाग में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान है? तो आप याद रखिएगा आर्टिकल 44 442 है, यानी समान है दोनों, इसीलिए इसको याद रखिएगा। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता जो किस में है? ये DPSP में है। ठीक है, DPSP के अंतर्गत आता है, यानी भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो DPSP है इसको कहाँ से लिया गया था? इसको आयरलैंड से लिया गया था। ठीक है,
आयरलैंड से क्या लिया गया था, DPSP को, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये कौन सा भाग में है, ये भाग 4 में है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये भाग 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथेनॉल का रासायनिक यौगिक सूत्र क्या है। जो इथेनॉल है उसका रासायनिक यौगिक सूत्र है क्या है, ठीक है, आपको पता होगा यहाँ पे CaCO3, ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये क्या होता है, CaCO3 क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और CH3COOH ये क्या है, अम्ल होता है, क्या कौन सा अम्ल होता है, इथेनोइक अम्ल, यानी 2 C है तो इथेनोइक अम्ल, ठीक है। और ये क्या होता है, CH3CH2O ये क्या होता है, इथेनॉल होता है, ठीक है। और CHCl3 ये क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, CH3CH2OH यानी इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हेमिस उत्सव महोत्सव पर किस धर्म का प्रभाव है। जो हेमिस महोत्सव होता है इसमें कौन सा धर्म का प्रभाव है। ऑप्शन ए में है जैन, ऑप्शन बी में है इस्लाम, ऑप्शन सी में है बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी में है हिंदू धर्म। आपको पता होगा कि जो हेमिस उत्सव है ये लद्दाख राज्य का लद्दाख राज्य है इसका प्रमुख उत्सव है कौन सी, हेमिस उत्सव, ठीक है। ये लद्दाख का क्या है, प्रमुख उत्सव है, ठीक है। और ये कौन धर्म से रिलेटेड है, ये है बौद्ध धर्म से रिलेटेड। हेमिस उत्सव कौन सा धर्म के आदमी मनाते हैं, बौद्ध धर्म के आदमी मनाते हैं, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय तटरक्षक बल द्वारा 9वां राष्ट्रीय स्तर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास यानी नेट फ्लोरेक्स 9 कहाँ आयोजित किया गया। तो आपको पता होगा कि भारतीय जो तटरक्षक बल हैं उसके द्वारा नेट पोलरेक्स जो अभ्यास हैं इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, वाडीनार कहाँ पे, गुजरात। वाडीनार कहाँ पे है, गुजरात में। तो यहाँ पे इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। और ये कब किया गया है, 25 नवंबर 2023 को इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 संबंधित है, 25 से 28 तक किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आपको पता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल नंबर 32 जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार ये आपको पता है, ये आता है किस में, ये आपका आता है आर्टिकल 29 और 30 में, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये किस में आता है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार होता है ये कौन, आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में, ठीक है। इसमें बताया गया है कि आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, इसमें धर्म के बारे में बताया गया है। चौथा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आर्टिकल किस में है, 23 है, 23 और 24, आर्टिकल 23 और 24 में क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है कहाँ से, आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में किस संशोधन में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची शामिल है। तो आपको पता होगा कि जो 73वां संविधान संशोधन है इसमें क्या किया गया था, इसमें पंचायती राज का स्थापना किया गया था, किसके, पंचायत का स्थापना किया गया था, ठीक है। पंचायती राज किससे रिलेटेड है, 73वां संविधान संशोधन। इसके अलावा यहाँ पे देखिए 92वें संविधान संशोधन में किसको, 4 भाषा को संविधान की अनुसूची 8 में जोड़ा गया था, ठीक है। जिससे मिल के हम लोग का जो भारत की अनुसूची 8 में जो भाषा है वो कितना है अभी 22 बन गई है, ठीक है। वो 4 भाषा क्या थे 92वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, वो था क्या, बोडो थे, ठीक है, बोडो डोंगरी और क्या थे, मैथिली, ठीक है, बोडो डोंगरी मैथिली और संथाली, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा 92वें संविधान संशोधन में अनुसूची 8 में भाषा जोड़ी गई थी बोडो डोंगरी और मैथिली संथाली। इसके अलावा आप ये भी याद रखिएगा कि जो 21वां संविधान संशोधन था इसमें कौन सी सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, किसमें, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था कब, 21वां संविधान संशोधन में, ठीक है। और जो 71वां संविधान संशोधन था इसमें किसको जोड़ा गया था, नेपाली को जोड़ा गया था, मणिपुरी को जोड़ा गया था और कोंकणी को जोड़ा गया था, ठीक है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा।
ठीक है। नेक्स्ट, और यहाँ पे देखिएगा 101वां संविधान संशोधन, ये किससे रिलेटेड है? जीएसटी। ठीक है, जीएसटी से रिलेटेड है 101वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI किस भारतीय राज्य में आयोजित हुआ? जो 2023 का 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है वो जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? गोवा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गोवा। और जो 2024 वाला है, 2024 वाला IFFI जो महोत्सव है, फिल्म महोत्सव है, इसमें जो टॉप रैंक वाला फिल्म है वो किसको मिला है? जो ये अवार्ड है वो किसको भी मिला है? वो मिला है किसको? वो मिला है आपका टॉक्सिक मूवी को। किसको मिला है? टॉक्सिक मूवी को मिला है। टॉक्सिक मूवी को मिला है IFFI अवार्ड इस बार 2024 वाला। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त किया? तो आपको पता होगा कि पुर्तगाली आए थे, जो अल्बुकर्क था, पुर्तगाली जो था अल्बुकर्क। ठीक है, जो अल्बुकर्क था वो किसके साथ? कृष्णदेवराय। जो कृष्णदेवराय से, कृष्णदेवराय प्लस अल्बुकर्क दोनों मिलके और गोवा पर कब्जा किए थे। कब? 1510 ईस्वी में कब्जा किए थे। ठीक है, और जो गोवा था उस पे जो इंडिया कब विजय प्राप्त किया था? इंडिया कब विजय प्राप्त किया था? इंडिया विजय प्राप्त किया था कब? 1961 ईस्वी में। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा आप याद रखिएगा जो गोवा है इसको 1987 में 56वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, यानी संविधान संशोधन हुआ था 1987 में। इसमें इसको 25वां राज्य बनाया गया। किसमें? 25वां राज्य बनाया गया। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। 56वां संविधान संशोधन 1987 में गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया था। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कुंडली में प्रेरित धारा और चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन को जोड़ने वाली परिघटना कहलाती है। तो आपको पता होगा फैराडे लॉ आपको पता होगा कि ये क्या है? कोई कॉइल है। ठीक है, कॉइल है और ये क्या है? मैग्नेट है। ठीक है, NS ये क्या होता है? मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। ठीक है, इसमें मैग्नेट में क्या? मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। और मैग्नेट को जब आगे पीछे करेंगे तो कॉइल में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। जो मैग्नेटिक फील्ड जो जाएगा वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, आगे पीछे करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहेगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इस कॉइल में क्या? करंट उत्पन्न होगा। ठीक है, करंट उत्पन्न होगा। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस क्या? करंट उत्पन्न होगा। ठीक है, तो जिसको क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विद्युत चुंबकीय प्रेरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह विज्ञान है जो शरीर की संरचना का अध्ययन करता है। जो शरीर की संरचना का अध्ययन करता है वो उसको क्या बोलते हैं? एनाटॉमी क्या इसको कहते हैं? जो शरीर की संरचना का अध्ययन करता है। इसके अलावा आप याद रखिएगा साइटोलॉजी क्या होता है? सेल का अध्ययन। सेल यानी कोशिका का अध्ययन क्या होता है? साइटोलॉजी होता है। तो याद रखिएगा शरीर की संरचना का अध्ययन क्या होता है? एनाटॉमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है करेंसी नोट और सिक्कों को फिएट मनी कहा जाता है, उन्हें खाली जगह भी कहा जाता है। यानी जो करेंसी नोट है उन्हें और किस नाम से जाना जाता है? उनको तो एक फिएट मनी भी कहा जाता है, इसके अलावा और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में है कानूनी अनुबंध, ऑप्शन बी में है पट्टा विलेख, ऑप्शन सी में है ऋण विलेख और ऑप्शन 4 में है कानूनी निविदा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कानूनी निविदा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? करेंसी नोट को किसके नाम से जाना जाता है? कानूनी निविदा के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये छुपा रुस्तम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली जगह खिदमतगार के संस्थापक थे जो मुख्य रूप से पश्तून अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन था जो औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश राज के खिलाफ अपनी सक्रियता के लिए जाना जाता था। तो मुख्य रूप से पश्तून अहिंसक, आपको पता होगा पश्तून किनको कहा जाता है? पठान जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? पश्तून कहा जाता है। ठीक है, जो पश्तून अहिंसक आंदोलन था वो क्या था? खुदाई खिदमतगार के संस्थापक जो खिदमतगार थे, जो पश्तून अहिंसा
जो प्रतिरोध आंदोलन था उसका संस्थापक कौन था, ये क्वेश्चन पूछा है। तो उसके जो संस्थापक थे ऑप्शन ए में है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी में है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी में है खान अब्दुल गफ्फर खान, ऑप्शन डी में सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 खान अब्दुल गफ्फर खान, जो खुदाई खिदमतगार के क्या थे, संस्थापक थे। ठीक है, जो एक पठान यानी पश्तून अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 खान अब्दुल गफ्फर खान। इसके अलावा आप याद रखिएगा जो लाला लाजपत राय थे, इनको क्या पंजाब केसरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंजाब केसरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंजाब केसरी भी कहा जाता है किनको, लाला लाजपत राय जी को। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक क्या, जो बाल गंगाधर तिलक हैं वो क्या बोले थे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, कौन क्या था, बाल गंगाधर तिलक। और जो सुभाष चंद्र बोस हैं ये 1943 में अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना तो ये किए ही थे 1943 में। ये जो थे ये आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किए थे, कहाँ पे, सिंगापुर में। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस 1943 में आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किए थे, कहाँ पे, सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में पीएम किसान भाई भंडारण प्रोत्साहन योजना खबरों में थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। जो ये योजना है पीएम किसान जो भंडारण प्रोत्साहन योजना है, इसका उद्देश्य क्या है कि जो आदमी का जो फसल है उसका रेट व्यापारी ना लगाएं, आदमी के अनुसार लगाएं, यानी जो फसल उपजाया है वो खुद के अनुसार रेट लगाएं। ठीक है, इसका मूल लक्ष्य है कि व्यापारी लोग ठग के ले लेता है कम दाम में, और उसके बाद ज़्यादा दाम होता है उसको बेच देता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मूल्य निर्धारण में व्यापारियों के प्रभाव को तोड़ना, यानी जो मूल्य निर्धारण होता है उसमें व्यापारियों का जो प्रभाव रहता है उसको तोड़ना इसका मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। आपको पता होगा यामिनी जो कृष्णमूर्ति है ये कौन नृत्य से संबंधित है, भरतनाट्यम से संबंधित है। कौन, यामिनी कृष्णमूर्ति। इसके अलावा ये क्या करती हैं, कुचिपुड़ी जो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, उसका भी वो भी डांस करती है। कौन, यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है, जो यामिनी कृष्णमूर्ति है इनको 1968 में क्या मिला था, इनको 1968 में मिला था क्या, पद्मश्री। ठीक है, पद्मश्री कब मिला था, पद्मश्री मिला था कब, 1968 में। इनको 2001 में क्या मिला था, 2001 में भूषण मिला है। ठीक है, इनको 2001 में पद्म भूषण मिला है, और 2016 में इनको क्या मिला है, पद्म विभूषण मिला है। क्या मिला है, पद्म विभूषण मिला है कब, 2016 में। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भरतनाट्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवोगाड्रो की संख्या, यानी एवोगाड्रो नंबर जो होता है वो फिजिक्स में होता है, वो क्या होता है, वो जो एवोगाड्रो नंबर होता है वो क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हम लोग का जो टेस्ट होता है जीके जीएस का ये ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। और ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, एकदम धमाकेदार। थैंक यू।